गाइस, ये था आपका क्लास 8 का मॉडल सेट साइंस है और ये आपका सेट 2 है। ठीक है, मैंने सेट 1 का कर दिया है और उसका सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर देखना है, वहाँ पर क्लास 8 से संबंधित मॉडल क्वेश्चन टर्म 2 के दृष्टि से और चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी आपको बताया गया है। सोशल साइंस हो फिर आपका हिंदी हो, सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, तो आप उन्हें देखेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, सो आज हम करेंगे सेट 2 टर्म 2 का जो साइंस है उसको हमें करना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर दिया है सेक्शन ए में कि किन्हीं 5 प्रश्न को उत्तर देंगे जो 2-2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, सो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, परावर्तित किरण से आप क्या समझते हैं। तो परावर्तित किरण क्या है, तो आंसर हो जाएगा परावर्तित किरण यानी किसी प्रकाश पुंज से समतल सतह से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। मान के चले ये एक सतह है, ठीक है, और ये किरणें यहाँ टकराई, मतलब इधर आ रही है, यहाँ से टकराने के बाद फिर वापस उसी दिशा में चली जाती है, तो यही किरण आपका क्या कहलाएगा, परावर्तित किरण। ठीक है, सो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला इंद्रधनुष के बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया जो है वो निहित है। तो इंद्रधनुष बरसात के दिन में आप देखे होंगे आसमान में जो 7 कलर के होते हैं, तो इसके पीछे का कारण कौन है, तो आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण के कारण ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण से आप क्या समझते हैं या घर्षण से क्या उत्पन्न होता है। ठीक है, तो मैं बताऊं घर्षण जो होता है ना, इससे घर्षण होता है तो इससे क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा यानी कि हीट पैदा होती है। ठीक है, तो घर्षण से क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा। याद रखेंगे और याद करते चलेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है। 4 नंबर क्वेश्चन है प्रासराव्य ध्वनि क्या है। सो आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को ही प्रासरव ध्वनि कहते हैं। यानी 20,000 से अगर ज़्यादा हो जाएगा हर्ट्ज, 20,000 से कम नहीं, 20,000 से ऊपर, तो इसको प्रासरव्य ध्वनि कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हर्ट्ज किसे कहते हैं। तो हर्ट्ज किसको कहते हैं, तो ध्वनि कंपन के प्रति सेकंड यानी प्रति सेकंड संख्या आवृत्ति के मात्रक को ही क्या कहा जाता है, हर्ट्ज, और इसको हम लोग HZ से सूचित करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर से, मतलब कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है, यानी कौन सी चीज़ है जो किशोर अवस्था के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। सो सबसे पहले देखो यहाँ किशोर के लिए सर्वोत्तम आहार रोटी, दाल, सब्जियाँ और फल आदि होनी चाहिए। सो हमारा आंसर हो जाएगा सर्वोत्तम आहार जो किशोर के लिए रोटी, दाल, सब्जियाँ और फल होना चाहिए। यहाँ तक हमने 6 तक करा है। आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्या दिया है कि एरोसोल क्या है। एरोसोल क्या है, तो आंसर हो जाएगा वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को ही क्या कहते हैं, एरोसोल कहा जाता है। बस यही है इसका आंसर। देन अब हम करेंगे सेक्शन बी, जो कि 3 प्रश्न का आंसर देने हैं, 5 प्रश्न का आंसर देने हैं जो 3-3 मार्क्स का होगा। यहाँ पर भी किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देने होंगे। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पुनः वनरोपण क्या है, इसका क्या महत्व है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो चलिए इनका भी आंसर चेक कर लेते हैं। सो 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा पुनः वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण किया जाता है। जिस जगह पर पुराने वृक्षों को काट दिया जाता है उसी जगह पर नए वृक्षों का रोपण किया जाता है, इसको पुनः वन रोपण कहा जाता है। ठीक है, और रोपण करने वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पेस के होते हैं, यानी उसी जाति की होनी चाहिए, तो उस वन में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो उस वन में पाए जाते हैं वही वृक्ष को लगाना, तभी हम कहेंगे पुनः रोपण, तभी हम कह सकते हैं। इसका महत्व क्या है, तो पुनः रोपण का महत्व है कि पुनः रोपण से वृक्षों की कमी की भरपाई हो जाती है और पर्यावरण जो है ये संतुलित रहता है। तो यहाँ पर हमने जाना पुनः रोपण मतलब कि उस जो वृक्ष को हमने काटा उसी जगह पर हमें उसके मतलब नए वृक्ष को लगाना है, नए पेड़ों को लगाना, नए पौधों को लगाना है, और वैसे ही पौधे लगाएंगे जैसे पौधे उस वन में स्थित है, तो यही हो जाएगा पुनः रोपण। इसका महत्व है कि पुनः रोपण से वृक्षों की जो कटाई की गई उनकी भरपाई तो होगी, साथ ही साथ पर्यावरण भी संतुलित रहेगा। ये होगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9 है ब्रेल लिपि से आप क्या समझते हैं, या ब्रेल लिपि क्या है, या ब्रेल लिपि किसे कहते हैं, ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया है
चक्षुष दिव्यांग युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल है। यानी जो आंखों से नहीं देख पाते हैं दिव्यांग व्यक्ति के लिए जो सर्वाधिक लोकप्रिय लिपि है वो क्या है, ब्रेल है। लुई ब्रेल स्वयं एक चतुर्थ दिव्यांग युक्त व्यक्ति थे। लुई ब्रेल जो है इन्हीं के नाम पर रखा गया ब्रेल लिपि, ठीक है। ये खुद भी क्या थे, मतलब अंधे थे, इनको आंखों से न कुछ नजरें नहीं आती, मतलब कि कुछ भी दिखाई नहीं देते थे। इन्होंने एक पद्धति विकसित की तथा इसे 1821 ईस्वी में प्रकाशित किया। वर्तमान पद्धति में 1932 से अपनाई गई, लेकिन ये 1821 में ही इसको क्या किया, प्रदर्शित किया, लेकिन इसको अपनाया कब से है, 1932 ईस्वी से, ठीक है। सामान्य भाषाओं में गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है। सामान्य भाषा या गणित और विज्ञान की भाषा देखेंगे तो ब्रेल जो है एक कोड है, और ब्रेल पद्धति का उपयोग कर अनेक भारतीय भाषाओं को आप पढ़ाया जा सकता है। तो ब्रेल लिपि एक क्या है, साधन है जो आंखों से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जरूरी होता है। और ये 1821 में इसको प्रकाशित किया गया था, लेकिन इसको अपनाया था 1932 ईस्वी में। देन आपको यहाँ चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर हमें क्या बोला यहाँ पर, घर्षण का क्या कारण है, यानी घर्षण का क्या रीजन है। सो चलिए इसको इसका आंसर हो जाएगा, घर्षण संपर्क के पृष्ठ की अनियमितता के कारण होता है। दो पृष्ठों की अनियमितता एक दूसरे के भीतर जो है वो धंस जाती है, जिसके कारण उनमें अनता यानी अनता बंधन उत्पन्न होती है, और अनता बंधन को पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है जो घर्षण का कारण होता है, यानी इसी को घर्षण का कारण कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता से किसे कहते हैं, इसका आयाम से क्या संबंध है। सो इनका भी आंसर चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर करते हैं कि ध्वनि तरंग की इकाई क्षेत्रफल में जितनी ऊर्जा होती है वही ध्वनि प्रबलता की माप होती है, और ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। किस पर, उसके आयाम पर निर्भर करती है। और जब कंपित वस्तु का आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि भी मंद होती है, और जब कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उत्पन्न ध्वनि भी प्रबलता हो जाती है। तो यही ध्वनि का प्रबलता होता है, इसके आयाम पर यही संबंध है। अगर कंपित ज़्यादा होगा, यानी कि अगर कंपित ज़्यादा होगा तो आयाम भी ज़्यादा होगा, और कंपित कम होगा तो आयाम भी कम होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं ध्वनि की प्रबलता जो उसके आयाम पर ही निर्भर होता है। यही संबंध है उनके बीच की रिलेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर जैसे दिया गया है कि 12 नंबर में किशोर तथा किशोरियों की गौण लैंगिक लक्षण का वर्णन करें। सो किशोर तथा किशोरियों के गौण लैंगिक लक्षण का वर्णन करें, तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर जैसे दिया, किशोरों तथा किशोरियों के गौण लैंगिक लक्षण क्या है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे। देखो, युवा व्यवस्था में किशोरियों में स्थानों का विकास होने लगता है तथा किशोरों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूछ आने लगती हैं। तो ये लक्षण क्योंकि किशोरियों को किशोरों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें ही गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है। कहने का मतलब है जब ये किशोर किशोरियों की गौण लैंगिक लक्षण वो है जो युवा व्यवस्था में किशोरियों में स्थानों का विकास होने लगता है, और किशोरों में चेहरा पे बाल आने लगता है, जिसको हम लोग दाढ़ी मूछ कहते हैं। तो यही किशोरों को किशोरियों से अलग पहचानने में सहायता करती है, और इन्हीं को ही कहा जाता है गौण लैंगिक लक्षण, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के कारणों को किन किन भागों में बांटा गया है, आंसर बताना है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं इसका भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर वायु प्रदूषण के कारणों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है पदार्थ की अवस्था के आधार पर, और तीसरा स्रोतों के आधार पर। तो वायु प्रदूषण के ये 3 कारण हैं जो इस प्रकार है, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, पदार्थ की अवस्था के आधार पर, स्रोतों के आधार पर, यही 3 कारण है, ठीक है। आपको ये चीज़ें लिखना है और याद भी करना। तो ये रहा सेक्शन डी, यानी कि 5 प्रश्न का 5-5 मार्क्स का रहेगा, जो 14 नंबर से शुरू होगा, ठीक है। सो मान के चलिए 14 नंबर में यहाँ पर जैसे दिया, नियमित तथा विसरित परावर्तन को चित्र द्वारा दर्शाएं तथा परावर्तन के नियमों का उल्लेख करें। सो चलिए इसका आंसर नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या है, सो सबसे पहले देखेंगे इसका, जब समांतर प्रकाश किरणें किसी समतल परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात भी समांतर रहती है, तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है। ये तो नियमित परावर्तन हो गया। एक है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन का भी डिफिनेशन देख लेते हैं।
तो यहाँ पर हो जाएगा जब समांतर परावर्तन प्रकाश किरणें परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं रहती, ये समांतर नहीं रहती है तो इस प्रकार के परावर्तन को विकसित परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मतलब कि विस्तृत परावर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार का परावर्तन समतल तथा मतलब कि रूखड़े परावर्तक सतह पर होती है। तो चलिए यहाँ पर फिगर देखिए, ये तो हो जाएगा नियमित परावर्तन जो सीधा होता है, यानी कि जो समांतर रेखा पर किरणें गुजरती है और ये समांतर रेखा पर ही परावर्तित होती है। आपतित किरण भी समांतर और यहाँ से जो निकल जाते हैं उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, और ये भी समांतर होता है और ये नियमित सतह पर होता है, यानी कि सतह भी प्लेन होता है, ऐसे पे होता है, तो जिसको हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। अब समझते हैं यहाँ पर विसरित परावर्तन क्या है। विसरित परावर्तन ये उबड़ खबड़ क्षेत्र में होता है, ठीक है। ये आपतित किरण तो आता है स्पष्ट है, यानी कि आता कैसा है समांतर किरणें, और ये जाता भी है विसरित किरणें, यानी कि जो विसरित किरणें आ जाती है, यानी कि ये देखिए उबड़ खबड़ क्षेत्र में आ जाता है। ये चीज़ें आपके टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर बिल्कुल सीधा है, समांतर है। हम कह सकते हैं नियमित में समांतर होता है, इसमें समांतर नहीं होता है, बस इतना ही इन दोनों के बीच में डिफरेंट है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर 14 नंबर का था, ठीक है। इन नियमों का उल्लेख करना है। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन में हमें बोला घर्षण को कम करने का क्या उपाय होना चाहिए, यानी घर्षण को कैसे कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घर्षण को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे सतह को चिकना कर घर्षण बल को कम किया जा सकता है। दूसरी है सतह पर पॉलिश कर घर्षण को हटाया जा सकता है। तीसरा रीजन है सतह पर पाउडर छिड़का कर घर्षण को कम किया जा सकता है, यानी रुकावट को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट इसका आंसर है सतह के ऊपर चिकनाहट वाले पदार्थों में तेल या ग्रीस आदि लगाकर घर्षण बल को पूरी तरह से कम किया जा सकता है। पांचवा इसका आंसर है रुखड़ी सतह पर साबुन का झाग देकर घर्षण को कम किया जा सकता है। सतह पर पानी देकर भी घर्षण को कम किया जा सकता है। इसका 6 पॉइंट है वस्तु को धरारेखिक बनाकर घर्षण बल को कम किया जा सकता है। तीसरा है मशीन के कल पुर्जों में बॉल बेयरिंग देकर घर्षण बल को कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से घर्षण को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये रहेगा आपका आंसर, इसको नोट्स कर लीजिए, जल्दी से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछने वाला है। नंबर क्वेश्चन है आयम आवर्तकाल एवं आवृत्ति को परिभाषित करें एवं इनके मात्रक को भी साथ ही साथ लिखना होगा। ये क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं। पहले आयम का निकालेंगे, ठीक है। कंपन करती वस्तु के मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयम कहते हैं और इसका ऐसा मात्रक जो है ये मीटर होता है। आयम का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ये तो आंसर हो गया हमारा आयम का। नेक्स्ट है हमारा आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है और इसका ऐसा मात्रक क्या है। सबसे पहले देखो यहाँ पर कंपन करती वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं और इसका ऐसा मात्रक जो है ये सेकंड में गिना जाता है, क्योंकि समय का ऐसा मात्रक तो सेकंड ही होता है। तो आवर्तकाल भी समय से संबंध है, इसीलिए इसका ऐसा मात्रक भी सेकंड होगा, ठीक है। आगे आवृत्ति, कंपित करती यानी कि कंपन करती वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड पूर्ण कंपनों की संख्या को आवर्त कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं और इसका ऐसा मात्रक जो है वो क्या है, हर्ट्ज है, जिसको जेड से सूचित करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ऋतुस्राव क्या है, वर्णन करें। सबसे पहले ऋतुस्राव क्या है इसको देखते हैं। आंसर हो जाएगा ऋतुस्राव यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब गर्भाशय के अंदरूनी परत में जमी हुई रुधिर वाहिकाओं की परत जो है वो धीरे धीरे टूटती है और योनि द्वार से बाहर आती है, इसे ऋतुस्राव कहते हैं। और ऋतुस्राव लगभग 28 या 30 दिनों के में एक बार होता है, इसीलिए इसे मासिक चक्र भी कहते हैं। पहला ऋतुस्राव यौवन आरंभ में होता है जिसे रजो दर्शन कहते हैं। पहला ऋतुस्राव जो यौवन आरंभ में होता है तो उस टाइम इसको कहते हैं रजोदर्म, यानी कि जो पीरियड होता है, ठीक है, इसी को ऋतुस्राव कहते हैं, जो 28 से 30 दिनों के अंतराल में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या उपाय अपनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका। हमें क्या करना है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्न प्रकार से किया जा सकता है। नियंत्रण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला है कि घरेलू ईंधन के रूप में कोयला तथा लकड़ी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए और इसकी जगह गोबर गैस या एलपीजी गैस का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषित कम होगा। कोयला इसीलिए और लकड़ी इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है, जिससे वायुमंडल में मिल जाती है और वायु प्रदूषित हो जाता है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एलपीजी गैस और गोबर गैस का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्वचालित वाहनों में शीशा रहित तथा सल्फर रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। शीशा रहित और
और सल्फर रहित पेट्रोल का अगर आप प्रयोग करेंगे तो उसमें हानि ज़्यादा नहीं होगी वायुमंडल को, यानी कि प्रदूषण नहीं होगा। नेक्स्ट है साइकिल ई रिक्शा का उपयोग बढ़ाना चाहिए। देखिए साइकिल और ई रिक्शा का प्रयोग ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। इसमें गाड़ी वगैरह जो होता है उसमें पेट्रोल वगैरह लगता है जिससे वायु प्रदूषित हो जाता है, तो इसकी जगह आपको ई रिक्शा या साइकिल का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए कम दूरी पर। नेक्स्ट है कल कारखानों को आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए, यानी कि जिस जहाँ पे आबादी होती है उससे काफ़ी दूरी पर कल कारखाना को मतलब कि स्थापित करना चाहिए, बनाई जानी चाहिए। ठीक है, आगे पटाखों का बहिष्कार करना चाहिए। पटाखों को बहिष्कार करना चाहिए, इसको फुटाना नहीं चाहिए। इससे भी बहुत ज़्यादा हानियाँ जो है वायुमंडल में मिल जाती है, जिससे तरह तरह की बीमारियाँ होने लगती हैं। 6 नंबर है जैसे आवागमन में बाधा डालने वाले पार्किंग को बचाना चाहिए। जो आवागमन में जो बाधा डालती है उस पार्किंग को हमें क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। तो ये है वायु प्रदूषण को हम इस प्रकार से कम कर सकते हैं। तो ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, तो इसका भी आंसर हाँ, हमें जैव विविधताओं का संरक्षण करना चाहिए क्योंकि ये जैव विविधता फसलों से भोजन, पशुओं, वानिकी और मछली प्रदान करता है। जैसे जैव विविधता उन्नत किस्मों के प्रजनन के लिए एक स्रोत सामग्री के रूप में आए हैं और वे नए जीव निम्नकारण कीटनाशकों के एक स्रोत के रूप में, नई फसलों के एक स्रोत के रूप में आधुनिक कृषि के लिए उपयोग में आती है। तो जैव विविधता चिकित्सा के गुणों के साथ साथ पदार्थों का एक समृद्ध स्रोत है और इन कई महत्वपूर्ण औषधीय संयंत्रण आधारित पदार्थों के रूप में उत्पन्न होते हैं, तो जिनकी उपयोगिता मानव स्वास्थ्य के लिए अमूल्य है। ये संयंत्रण आधारित पदार्थ के रूप में जैसे लकड़ी, तेल, स्नेह, खाद, जय के औद्योगिक इंजामों, सौंदर्य प्रसाधन, इत्र, सुगंध, रंग, कागज, मोम, रबर जैसे उत्पादों को विभिन्न प्रकार को प्रजातियों के पौधों से प्राप्त किया जा सकता है। ये आंसर हो जाएगा और हमें इस तरह से हम क्या करते हैं, जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोला यहाँ पर, उन कारणों की व्याख्या करें जिनसे अम्ल वर्षा होती है। सो चलिए इसका भी आंसर सो गैस आंसर थोड़ा बड़ा है लेकिन आपका नंबर भी बड़ा है ना, क्योंकि ये आपको 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आंसर तो देने ही पड़ेंगे। बिना खटे किसी को थोड़ा मिलता है, कुछ खटना पड़ेगा। सो सबसे पहले देखेंगे अम्ल वर्षा के कारण। तो क्या कारण है, तो अग्रा तथा इसके चारों ओर स्थित रबर यानी कि प्रक्रमण, स्वचालित वहन, रसायन तथा विशेषकर मथुरा तेल परिष्करणी जैसे उद्योग सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। यानी कि ये गैस से वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है और ये वर्षा को अम्लीय वर्षा बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाती है। इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। सबसे ज़्यादा तो रबर का जो प्रक्रमण है या फिर स्वचालित वाहन वगैरह से ये सब निकलती है। ठीक है, देन यहाँ पर हमें समझना है कि अम्ल वर्षा के प्रभाव क्या क्या है। सो अम्ल वर्षा के प्रभाव है कि इससे संगमरमर एवं पत्थर की बनी मूर्तियों एवं भवनों का क्षरण होता है, जैसे ताजमहल धीरे धीरे लाल पीले होने लगे हैं। ठीक है, वैसे इससे मृदा का प्रदूषण होता है, मृदा खराब हो जाता है, जिससे फसलों एवं वनों पर कुप्रभाव पड़ता है। और तीसरा है अम्लीय वर्षा से मानव स्वास्थ्य पर भी बुरी प्रभाव पड़ता है। चौथा है अम्लीय वर्षा जल स्रोतों को भी प्रदूषित करती है। और इसका पांचवा है अम्लीय वर्षा पेड़ पौधों के साथ साथ पत्तों को भी नष्ट कर देती है। तो अम्ल वर्षा बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है और अम्ल वर्षा इस प्रकार से होती है, यानी कि जैसे स्वचालित वाहनों को रसायन तथा विशेषकर मथुरा तेल परिष्करण के उद्योग के कारण से होता है। ठीक है, सो यहाँ तक हमने साइंस का जो है सेट 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और सेट 1 अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए और वहाँ से सारे सब्जेक्ट का दिया हुआ है सेट 1 करके, तो आप उन्हें चेक करें और पढ़िए क्योंकि आपके एग्जाम जो 28 जून से शुरू होने वाली है। सो थैंक यू गाइस।